जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी मेरे भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एकदम शानदार अंदाज में जुटे हुए होंगे। पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी से कि बिल्कुल आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि हम घर वालों को तो क्या ही धोखा देंगे। शायद उनसे हम साल 2 साल झूठ बोल लें कि हाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में हो सकता है कि हम या तो एक आधा घंटे पढ़ के अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम लेते हों, बस हमने बैच खरीद लिया हो क्योंकि RWA का बहुत नाम सुना है, इससे सिलेक्शन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही नाम सुना है, लेकिन सिलेक्शन तब होते हैं जब आपकी मेहनत इसमें मिल जाती है। तो अगर आप अपनी मेहनत नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ आप ये सोचते हैं कि बस फ़ोन सामने रख लिया और हम क्लास लेते रहें, उसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तब जाके माना जाए कि हाँ आप अपने आप को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहे हैं। और उम्र के इस स्तर पर इतनी उम्मीद तो मैं अवश्य ही आपसे कर सकता हूँ। तो ज़रा बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार अपने हालचाल बताइए और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, थोड़ा सा आप अपना जजमेंट कर सकें कि हाँ आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है, और थोड़ा मुझे भी अंदाज़ा लगे कि हाँ आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। तो कल जो हमने पढ़ा उससे मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बताइए दाब का मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक बताइए, यानी कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? दाब का SI मात्रक क्या होता है? अरुण जाट भाई जय हिंद, सचिन नमस्कार भाई, चंदन नमस्ते जी, एकदम मस्त हैं सभी लोग। प्रांशुल, सोनू, सभी ने आंसर करना शुरू कर दिया है। जय हिंद भाई, राजस्थान से सद्दाम भाई, सलोनी जय भीम, पहलेंद्र कुमार यादव नमस्कार दोस्त, बबलू सिंह ने बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड सर, आई डेफिनेटली मीट आफ्टर सिलेक्शन। हर्ष कुमार, ऊपर वाला आपकी दुआ जरूर ये कबूल करे, अवश्य ही आप मिले। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बहुत शानदार आप सभी का आंसर आ रहा है, और अभी तक किसी ने भी कोई गलत जवाब यहाँ नहीं दिया है, सभी का एकदम अच्छा आंसर है। और कहते ही एक गलत जवाब आ चुका है जो न्यूटन है, नाम में नहीं पढ़ पाया था, लेकिन एक गलत जवाब बस मुझे अभी तक दिखा है। कुछ बच्चे मात्रक में ना सूत्र ही लिख दे रहे हैं, तो सूत्र मैंने आपसे नहीं पूछा है भाई बहनों, मैंने आपसे पूछा है मात्रक। और मात्रक होता है दाब का SI मात्रक। अगर हम देखें SI यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर हम देखें तो ये होती है आपकी पास्कल। SI यूनिट पास्कल होती है, और फॉर्मूले से जो निकलती है SI यूनिट आपकी पास्कल होती है, और फॉर्मूले से जो निकलती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। घबराए नहीं, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगी। जब ऑप्शन होंगे ABCD तो ये अलग अलग होंगी। चलिए जब थोड़ा आगे चलें, अगर कल बात करें, हमने देखा कि दाब जो है वो 3 तरीके का होता है, उसी के आधार पर उसकी परिभाषाएं बनती हैं। और हमने देखा कि पहला दाब था ठोसों का दाब, जिसे हमने मैकेनिकल प्रेशर कहा, और मैकेनिकल प्रेशर को हमने बखूबी समझा कि दाब क्या होता है। सिर्फ बल बटे क्षेत्रफल कह देने से बात नहीं बन जाती है। दाब होता है कि किसी चीज के गढ़ने की चांसेस कितने ज़्यादा हैं, अवसर कितने ज़्यादा हैं। गढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू पेनिट्रेट जो होती है, वही दाब कहलाती है। इस चीज़ के बारे में कल हमने बहुत अच्छे से सीखा। साथ ही हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सीखे कि क्यों चाकू कील नुकीले बनाए जाते हैं जबकि सूटकेस के हैंडल चौड़े बनाए जाते हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक पर सीमेंट या लकड़ी के स्लीपर भी क्यों बिछाए जाते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। आशा करता हूं कि आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत बेहतर टॉपिक से, जो कि है आपका घनत्व। तो सभी मेरे प्यारे भाई बहन हेडिंग डालेंगे घनत्व, यानी कि डेंसिटी। और देखो घनत्व जो है किसके लिए है? क्या सॉलिड के लिए है, क्या लिक्विड के लिए है, क्या गैस के लिए है, क्या ये ठोस के लिए है, क्या ये द्रव के लिए है, क्या ये गैस के लिए है? ये तीनों के लिए है। घनत्व किसी का भी हो सकता है। भैया जी इसका सिंबल क्या है, इसे दिखाते किससे हैं? तो देखो मैं इसका सिंबल ये यूज करता हूं, हो सकता है आपने कहीं D भी यूज किया हो। मैं वादा करता हूं कि पेपर में आपसे सिंबल कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका सिंबल क्या होता है। बहुत सारी जगह D इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे बना देते हैं रो।
तो आपको सिंबल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सिर्फ ये याद रखो कि घनत्व को हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। इस चीज से कभी सवाल नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी इसे लेके ना घबराएं। जरूरी है ये जानना कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, जैसे इतने बड़े आकार की मैं लकड़ी लूं और इतने ही बड़े आकार का मैं एक पेन ले लूं, मैं एक लोहा ले लूं, इतने बड़े आकार की लकड़ी और इतने ही बड़े आकार का मैं एक लोहा ले लूं, तो बताओ दोनों में कौन ज्यादा भारी होगा। मैंने क्या किया है, मैंने लिया एक पेन, मतलब लकड़ी ले लो, और एक ले लिया ये लोहा। ये है लकड़ी और ये है लोहा, आयतन दोनों का बराबर है, ठीक है, मतलब इनका साइज बिल्कुल बराबर है, वॉल्यूम यानी आयतन बिल्कुल इनका बराबर है। अच्छा, तो आप ये देखोगे कि लकड़ी ज्यादा भारी है, यानी कि अगर इतनी लकड़ी मैं कहता हूं ये 1 किलो की है, तो हो सकता है लोहा ये 8 किलो का हो जाए, 6 किलो का हो जाए, 9 किलो का हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लकड़ी के अणु हैं, भाई प्रत्येक चीज अणुओं से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो लकड़ी के जो अणु हैं ये इसमें बहुत कम आ पाए हैं, जबकि लोहे के जो अणु हैं ये बहुत ज्यादा आ गए हैं। यानी कि निश्चित मतलब एक समान जगह में, एक समान आयतन में लोहा ज्यादा आ रहा है द्रव्यमान वाइज, जबकि लकड़ी कम आ रही है। सिर्फ इसी चीज को हम कहते हैं घनत्व, यानी कि डेंसिटी, मतलब घनापन। घनत्व का मतलब होता है घनापन। तो यहां पे आप देखो लोहे का घनापन ज्यादा है जबकि लकड़ी का घनापन कम है। तो जब भी हम किसी वस्तु के घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो सिर्फ हम क्या कहते हैं कि बताओ भाई, अगर आपसे कोई पूछे घनत्व क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान आया, कितना मास आया एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित वॉल्यूम में कितना मास उस वस्तु का आया, इस बात की माप ही उस वस्तु का घनत्व कहलाती है, उस वस्तु की डेंसिटी कहलाती है। घनत्व का मतलब होता है उसका घनापन। अगर कोई चीज हल्की है तो हम कहेंगे इसका घनत्व कम है, अगर वो भारी है तो उसका घनत्व ज्यादा है। जैसे लकड़ी और लोहा में से कौन भारी है, आप कहोगे जी लोहा। क्यों? क्योंकि इतने ही आकार में लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो हम कहेंगे भैया लोहे का घनत्व ज्यादा है जबकि लकड़ी का घनत्व कम है। जरा बताएंगे कि हाँ भैया मुझे बहुत अच्छे से आपकी बात क्लियर है, एक बार बताएंगे कि हाँ जी भैया मैं बात समझ गया कि घनत्व क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। अब परिभाषा के दीवानों, अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या कहेंगे? द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। बस बना दो भाई, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ मास अपॉन रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। जरा बताएंगे कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आसान सी बात है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से घनत्व का सही सूत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे जी घनत्व का सही सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, दूसरा सवाल इससे बन सकता है इसका मात्रक बताओ, इसकी यूनिट बताओ। तो उम्मीद है कि यूनिट अब आप निकालनी सीख गए होंगे, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक होता है मीटर की पावर 3। तो आप याद रखेंगे कि मात्रक जो बन जाएगा वो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको घुमा के कैसे पूछ सकता है?
आपको बोल देगा, ऑप्शन में ऐसे ना दे के ऐसे दे देगा। मीटर की पावर ये नीचे प्लस की 3 है, ऊपर माइनस की 3 होंगी। तो या तो ऑप्शन इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं पूछेगा। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि घनत्व जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। हमें बस ये देखना है कि अगर कोई पूछे इस पेन का घनत्व कितना है, तो तुम पूछोगे इसका आयतन कितना है किसी ने बता दिया जी 2 मीटर क्यूब है। फिर तुम पूछना इसका द्रव्यमान कितना है, वो कहेगा 1 किलोग्राम है। तो तुम कहना 1/2, यानी कि ऊपर द्रव्यमान रखो, नीचे आयतन रखो, आपको इसका घनत्व मिल जाएगा। और घनत्व क्या बताता है, इसका हल्कापन या भारीपन। ठीक है भैया, चलिए कैसी राशि है, तो भाई साहब ये एक अदिश राशि है, याद रखेंगे ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से इतने से ज्यादा आपसे घनत्व से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। भाई प्रज्ञा चौहान कैसे बता दोगे, बताओ इसकी परिभाषा में दर क्यों लगा दोगे आप, इसमें समय का भाग थोड़ी लग रहा है। आप रटते क्यों हो, मैंने आपको बताया कि जिस भी राशि के नीचे समय का भाग लगेगा ना, उसमें हम कहेंगे कि हां दर लगा के डेफिनेशन बना सकते हो, रेट बना के। चलो, कल बल तो चला ही नहीं था, कल तो हमने दाब के बारे में ही सीखा था। तो एक बार बताएंगे कि हाँ इतना मैंने नोट कर लिया, और इससे बनने वाले 3-4 सवाल मैं आराम से क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। पहला सवाल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया कि ये एक अदिश राशि है। ठीक है जी, ऐसा यूनिट ही है इसकी, ये केजी पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट ही है। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी, तो हर एक राशि के लिए ऐसा नहीं होता कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसके लिए ऐसा नहीं बन पाएगा। इसके लिए बस यही है, यही ऐसा यूनिट है। बहुत बढ़िया, आ गया समझ, वेरी गुड, बिल्कुल यश हो जाएगा भाई गिरिराज, लव यू टू प्रधान जी। चलो तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलें, और अब हम पढ़ेंगे द्रव का दाब। और भाई द्रव का दाब आप बड़े ध्यान से पढ़ना, द्रव का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव का दाब। आओ जरा एक बार देखें क्या होता है द्रव का दाब, क्या होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड। अभी तक देखो हमने ठोसों का दाब पढ़ा, अब द्रव के दाब का क्या मतलब है पहले फिजिकली समझो। जैसे देखो ये मानो मेरे पास एक बॉटल है, ठीक, तो ये जो बॉटल है इसमें इतना पानी भरा हुआ है। अब ये पानी क्या कर रहा है, ये पानी क्या कर रहा है कि इस तली पे पूरे ताकत लगा रहा है, पूरा फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा उसके कारण कि ये तली चाहेगी कि मैं एकदम से नीचे निकल जाऊं, यही तो चाह रही होगी। इस पूरे पानी का जो प्रेशर है, पूरा जो दाब है, वो किसको झेलना पड़ रहा है, इसको। अब एक भैया मुझसे पूछे जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई देखो, अगर मान लो ये बर्तन है जिसकी तुम बात कर रहे हो, और इसमें भरा हुआ है कोई भी लिक्विड, भाई पानी क्यों, कुछ भी भर सकता है वो, तो मान लो ये आपका वही है, पैग ही है, समझ गए होंगे आप, तो उसमें पानी के साथ कुछ मिक्स होके भी भरा है। अगर उसका प्रेशर आप मापना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो अगर इस बर्तन की गहराई ये है, ठीक, और गहराई को मैं मानता हूं यहां पर, डेप्थ को मैं दिखाता हूं डी से। मान लो इस बर्तन की गहराई को मैंने दिखाया डी से, और इसमें जो भी द्रव भरा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे शाम के समय पानी में मिला के पिए जाने वाला कोई अन्य पेय पदार्थ हो, अगर उसका घनत्व, अगर उसकी डेंसिटी मान लो रो है, और जी यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है। भाई जी के बारे में मैं आपको पीछे हम सीख चुके हैं, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिख दिया। तो जो यहां पर ये बर्तन दाब झेल रहा होगा, प्रेशर झेल रहा होगा, अगर किसी को वो निकालना हो, अगर प्रेशर निकालना हो, तो आप क्या कहोगे, हां आप कहोगे
तीनों चीजों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका घनत्व, इसकी गहराई, भाई घनत्व गुणा गहराई गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है द्रव के दाब का फॉर्मूला। भैया जी यहां P बराबर F/A मत लगाना, वो ठोस के दाब का था। अगर आपसे कोई द्रव का दाब पूछता है तो आप ये कहोगे कि उसका घनत्व बताओ, बर्तन की गहराई बताओ, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है वो बताओ, इन तीनों की गुणा कर लो, आपको मिल जाएगा द्रव का दाब। सिर्फ फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको रो डी जी, और आपको पता होना चाहिए रो क्या है, घनत्व है, डी क्या है, गहराई है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। चाहे तो आप इसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज के दीवाने हैं तो आप ऐसे कहो कि दाब बराबर, द्रव का दाब बराबर, हेडिंग के साथ, द्रव का दाब बराबर घनत्व गुणा गहराई गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अगर आप डेफिनेशन के ज्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखने के दीवाने हैं तो डेंसिटी इंटू डेप्थ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पेपर में कैसे आएगा भैया, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, ये तो आप भी समझ गए होंगे। ठीक है जी, सोमरस की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ परिभाषा के भी दीवाने होंगे तो परिभाषा वाले भैया बहन ये लिख लो कि घनत्व गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को द्रव का दाब कहते हैं। यह परिभाषा तो कभी भी नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप चाहें तो लिख लें कि प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी डेप्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिर्फ आपसे इतनी बात पूछी जाएगी, रो डी जी। और क्या पूछा जा सकता है, देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे आप बताइए और बड़े ध्यान से मेरी बात का आप जवाब देना। जैसे मान के चलिएगा कि ये एक बर्तन लिया मैंने, ये एक बर्तन लिया, ठीक है, और इसमें इतना मैंने कोई लिक्विड भर दिया। अब मैंने क्या किया कि इस बर्तन को पिचका दिया, पिचकाने का मतलब इसका क्षेत्रफल कम कर दिया, सब कुछ वही रखा, देखो गहराई वही रखी, मैंने द्रव भी वही रखा, यानी कि द्रव वही रहेगा तो देखो पानी है तो पानी का घनत्व तो फिक्स रहेगा ना, जो यहां है वो यहां रहेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, पिचकाने से क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ये ज्यादा क्षेत्रफल है और ये कम है, मान लो ये क्षेत्रफल कम हो गया। तो मुझे बताओ कि दाब ज्यादा कौन से बर्तन में लगेगा। इसको बर्तन नंबर 1 कहेंगे, इसको बर्तन नंबर 2 कहेंगे। मुझे आप बताओ कि दाब ज्यादा यानी कि मोर प्रेशर कौन से बर्तन में होगा, नंबर 1 में या नंबर 2 में, बताइए भैया जी। प्रवीण भैया फिजिक्स में लगभग 20 क्लासेस लगती हैं, इसे अच्छा समझ आता है, चलो बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस हो गएगा इस फिजिक्स की तैयारी से, बिल्कुल हो जाएगा भैया जी, बिल्कुल हो जाएगा। डेप्थ की जगह हाइट नहीं आएगी जतिन, क्योंकि पानी के केस में आप एक बात बताओ, जैसे मान लो आप स्विमिंग पूल में नहाने गए तो आप कहां से कूदोगे, भाई ऊपर से ही तो कूदोगे, फिर गहराई में जाओगे। ऐसा थोड़ी है पहले उसकी तली में जाओगे और फिर ऊपर आओगे, ऐसा नहीं होता। जहां से हम शुरुआत करेंगे, तो पानी के केस में ना गहराई मैटर करती है, ऊंचाई मैटर नहीं करती है। आप कैसे बताओगे कि यार इस तालाब की, ऐसे थोड़ी बोलते ऊंचाई कितनी है, ऐसे कहते हैं ना तालाब की गहराई कितनी है। तो लिक्विड वाली चीजों के प्रेशर के केस में गहराई ही लेते हैं, वैसे लेते हैं बहुत सारी बुक्स में, लेकिन वो सेंसिबल नहीं है, ना पढ़ने में मजा आता उससे, ना सुनने में अच्छा लगता। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया। और देखो मैं जहां तक मानता हूं कि आपने क्या दिमाग लगाया है, आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और आपने कहा कि भैया कल ही पढ़ी है हमने P बराबर F/A। अगर यहां क्षेत्रफल दाब ज्यादा कहां होगा भैया, दाब ज्यादा हाँ वहां होगा जहां क्षेत्रफल कम से कम होगा, क्योंकि इनको ना उल्टा संबंध चले, तो दाब वहां ज्यादा जहां क्षेत्रफल कम। भैया क्षेत्रफल तो यहां कम है तो यहां दाब ज्यादा होगा। जो इतना दिमाग लगा रहे हैं, चलो मैं मान लूं वो कुछ तो दिमाग लगा रहे हैं, जो महाशय ये कह रहे हैं कि दाब यहां ज्यादा होगा, वो तो किसी आधार पे नहीं कह रहे, वो तो बिल्कुल निखाला सी गलत है। अब जो महाशय ये बात यहां कह रहे हैं कि P बराबर F/A लगा दो, अरे भाई साहब मैंने आपसे अभी अभी तो कही थी कि ये फॉर्मूला किसका है, क्या ये द्रव का फॉर्मूला है? नहीं।
अरे भैया द्रव का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव का दाब निकालना है तो उसका घनत्व उठाओ, उसकी गहराई उठाओ और गुरुत्वीय त्वरण उठाओ। क्या इसमें आपको कहीं क्षेत्रफल नजर आ रहा है? क्या दोनों बर्तनों में डेंसिटी समान है? आप कहोगे हाँ। मैंने कहा यहां भी पानी है यहां भी पानी है, तो घनत्व नहीं बदलेगा। भाई पानी का घनापन बर्तन बदलने से थोड़ी बदल जाएगा। पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखे जाने पे शहद थोड़ी बन जाएगा जो भारी हो जाएगा। गहराई मैंने बराबर रखी, गुरुत्वीय त्वरण बदल ही नहीं रहा। ऐसा थोड़ी है कि ये चंद्रमा पे है इसे पृथ्वी पे उठा लाए, दोनों एक ही जगह हैं। तो भाई साहब महाराज जी, यहां क्षेत्रफल का मतलब है ही नहीं। अगर आप ध्यान से सुने तो द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं कर रहा, सूत्र में कहीं क्षेत्रफल है ही नहीं। बोलो जरा, आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको लगता हो भले ही कि ये बर्तन पतला हो गया है तो इसमें दाब कम हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, नहीं, दाब बिल्कुल और बिल्कुल बराबर रहेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है कि दाब दोनों में बराबर रहेगा? यानी कि मैं कह सकता हूं कि द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुझे बताओ, अगर इसे कोई ना पढ़ के जाए, आपसे पूछा जाएगा कि किसी बर्तन का क्षेत्रफल कम करने से द्रव के दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे भैया क्षेत्रफल कम करते ही तो दाब बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन ही होगा बढ़ जाएगा, दूसरा होगा घट जाएगा, तीसरा होगा समान रहेगा। तुम कहोगे द्रव क्षेत्रफल घटा दिए दाब बढ़ गो। बहुत आसान सवाल है, बाहर निकलते ही फोन करते को बहुत आसान सवाल है। अब की बार सिलेक्शन पक्का, अपने घर वालों से कह दियो शादी की तैयारी कर लेंगे। ऐसे एक आधा क्वेश्चन से रह जाओगे। तो ध्यान से सुनो, आंसर होना चाहिए कि द्रव क्षेत्रफल बदलने से द्रव के दाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये बड़े गहरे सवाल हैं। P बराबर F बटे A पढ़ने से तो कभी समझ नहीं आएंगे ये। यही तो मैं कह रहा हूं आप गलती करते थे। अब उम्मीद है आप बिल्कुल नहीं गलती करेंगे। ठीक है? द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन एरिया। ठीक है? प्रेशर ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन एरिया। अब अगर मान लो ये बात पूछ ले आपसे कि बताइए अगर गहराई बढ़े तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि देखो अगर गहराई बढ़ेगी, भाई गहराई बढ़ने का मतलब क्या है कि ये बर्तन और नीचा होता जाएगा, इसमें और ज्यादा पानी आएगा, तो डेफिनेटली दाब बढ़ेगा। और दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रखो कि देखो अगर इस सूत्र के सामने कोई भी चीज है, उनमें से कोई भी चीज बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर दाब बढ़ेगा। अगर नीचे कोई चीज होती, बटे में नीचे कोई चीज होती, वो बढ़ती तो दाब घटता। तो आप कहेंगे कि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है? यानी कि ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। ठीक है भैया, याद हो जाएगी ये बात। तो ये दो सवाल इससे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाएंगे। एक बार नोट कर लो, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो फिर से दोबारा देखिएगा कि फॉर्मूला ये हो गया। बाकी आप याद रखेंगे कि द्रव के दाब का क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूत्र में ना कहीं भी क्षेत्रफल नहीं है। वो ठोसों का दाब होता है जो क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने से बदलता है। द्रव का दाब, अगर इस बोतल को आप चौड़ी कर दो चाहे पतली कर दो, क्षेत्रफल बढ़ा दो घटा दो, तली पर लगने वाले दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस चीज से पड़ता है? गहराई से। आप खुद सोचो ना, आप एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, ये स्विमिंग पूल है, यहां इसकी तली है, अभी आप यहां हो तो आपके ऊपर इतना पानी है, ये आपको दबाएगा। बट अगर आप गहराई में चले गए तो इतना सारा पानी हो गया, फिर ये आपको दबाएगा। तो जितनी गहराई में जाओगे उतना ज्यादा द्रव का दाब बढ़ेगा। अब जरा बताएंगे क्या समझ में आ गया आपको? भैया बीरू सिंह, आप ना ऐसे कहीं के फॉर्मूले को कहीं मत लगाओ। ऐसे तो फिजिक्स में 100 फॉर्मूले हैं, 100 नहीं और मतलब लाखों होंगे।
आप उस फॉर्मूले को देखो जो बस स्क्रीन पे लिखा है, फिलहाल इस टॉपिक से संबंध रखता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द्रव का दाब बढ़ जाता है। विमल सिंह, सिर्फ इतना याद रखें मेरे भाई कि भैया द्रव के दाब का क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं है। जैसे कल हमने ठोसों का दाब पढ़ा था, उसका क्षेत्रफल से संबंध था, वो क्षेत्रफल घटने बढ़ने से बदल रहा था, लेकिन द्रव का दाब क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं रखता है ना। चाहे बर्तन आपका चौड़ा हो, चाहे बर्तन पिचक जाए, बर्तन का क्षेत्रफल बदलने से द्रव के दाब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ बिट्टू, सभी एक लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी लिखते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश लिखते हैं। ग्रुप डी इससे क्लियर नहीं होगा भाई, ग्रुप डी में गहरी साइंस पढ़नी पड़ेगी, ये ग्रुप डी के स्तर की साइंस नहीं है। ठीक है जी, चलो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, देखेंगे। गोपाल, जब ऊंचाई की बात करेंगे हम ऊंचाई पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल गहराई की बात कर रहे हैं ना। जब हम गैसों का दाब पढ़ेंगे तो ऊंचाई करेंगे। देखिए सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि द्रव के दाब का फॉर्मूला क्या है, P बराबर F बटे, द्रव के दाब का फॉर्मूला नहीं है, वो ठोसों का है। पहली चीज, द्रव के दाब का क्या है, घनत्व गुणा गहराई गुणा गुरुत्वीय त्वरण। एक बात हो गई। दूसरी बात, द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जैसे ठोसों का दाब क्षेत्रफल बदलने से बदल रहा था, वैसे ही द्रव का दाब क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलता है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, तो भाई द्रव का दाब क्या बदलने से बदलता है, गहराई के बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ेगा। जितना आप किसी भी पानी में या लिक्विड में अंदर तक जाते चले जाएंगे, आप पर लगने वाला दाब बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपने देखा होगा एक सबमरीन अभी जो ज्यादा गहराई में चली गई थी, कैसे एकदम से पचक गई थी। क्यों पिचक गई थी, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग गया था, वो तो कई हजार किलोमीटर चली गई थी, इस वजह से पिच गई थी। ठीक है तो ये हो गया द्रव का दाब। अब देखिए एक नियम आता है इसमें बड़ा ही शानदार सा, जिसको बोलते हैं हम पास्कल का नियम। एक बड़ा शानदार सा नियम है जिसको बोलते हैं हम पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। और इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। पास्कल्स लॉ, ये नियम क्या कहता है, देखिए जैसे मान के चलो एक बर्तन है मेरे पास ये, और मैंने इस बर्तन में कोई लिक्विड भर रखा है, भाई कोई भी द्रव भर दिया, मैं ये नहीं कहूंगा पानी भर रखा है, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी मैंने इसमें भर दिया ये, और मैंने इसमें एक वस्तु को डुबोया, एक वस्तु डुबोई मैंने, और वो वस्तु ऐसी डुबोई मैंने कि वो इसमें पूरी नहीं डूबती है, सिर्फ बीच में आकर रुक जाती है। ठीक है, ये वस्तु आई जूम और ये यहां आकर रुक गई। अब इस सिचुएशन को फील करो थोड़ा सा। आप क्या फील करेंगे कि जब ये वस्तु इसमें डाली जाएगी तो ये क्या करेगी, ये वस्तु जब जगह ले रही होगी तो पानी को हटाएगी। फील कर रहे हैं आप, तो ये पानी कहां जाएगा, साइड में जाएगा। लेकिन जैसे ये वस्तु यहां रुक जाएगी तो ये साइड वाला पानी आके अपनी जगह मांगेगा, वापस से एकदम से हटेगा, फिर वापस अपनी जगह आके मांगेगा, भैया हमें हमारी जगह दो। तो जब ये अपनी जगह वापस आके मांगेगा, कैसे मांगेगा, पानी इसको चारों तरफ से दबा रहा होगा, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी दबाएगा, ऐसे भी दबाएगा, हर तरफ से लिक्विड इसको दबा रहा होगा कि भाई साहब हमारी जगह दो, हमारी जगह दो। तो पास्कल साहब ने क्या बताया कि जो ये पानी इसको दबा रहा है ना, प्रेशर लगा रहा है हर जगह से, ये दाब हर जगह समान है। यानी कि अगर इस दिशा में देखिए ये 2 पास्कल है, अगर ये 2 पास्कल है तो यहां भी 2 पास्कल है, ये 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 भी 2 पास्कल है, और ये भी 2 पास्कल है, और ये भी 2 पास्कल है। यानी कि किसी भी द्रव में जब कोई वस्तु डुबोई जाती है और उस पर जब दाब लगता है तो वो दाब प्रत्येक दिशा में समान रूप से लगता है। यानी कि द्रव में डूबी वस्तु पर द्रव के द्वारा समान दाब लगाया जाता है हर दिशा में। क्या ये बात भैया मैं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि द्रव द्वारा वस्तु पर प्रत्येक दिशा में समान दाब
प्रत्येक दिशा में समान दाब लगाया जाता है। समान दाब लगाया जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछेगा ये किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप कहोगे भैया जी ये दिया है पास्कल साहब ने। ठीक है, तो लिखेंगे इसको इंग्लिश में। इससे आने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो वो चैप्टर के बाद हम करते हैं, इसमें भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप लिखेंगे कि प्रेशर exerted by a liquid is same in all the directions, ठीक है, कि भैया ये समान दिशा में लगाया जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल का नियम बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बीरू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके स्तर पे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं यश भाई। अग्निवीर टेक्निकल नहीं होगा रामा जी, अग्निवीर टेक्निकल का थोड़ा सा स्तर ज्यादा रहता है। उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अनुप्रयोग क्या हैं, आपसे पूछे जाएंगे इसके अनुप्रयोग बताओ, इसके एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन का मतलब कि इस नियम को पढ़ के आपने दुनिया की जिंदगी को कैसे आसान बना दिया, वो चीज होते हैं भैया अनुप्रयोग। तो नोट हो गया हो, समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करो, फिर हम इसके अनुप्रयोगों पे आगे चलेंगे। चलो भाई, बहुत सारा आभार आपका कुर्बान जी। देखो हर वो एग्जाम इससे हो जाएगा, आप एक ही बात को हर दिन पूछते हैं, मैं हर दिन जवाब दे रहा हूं। हर वो एग्जाम इससे हो जाएगा जिसमें साइंस जीएस के अंडर में आती होगी। एसएससी के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, एसएससी जेई वगैरह को छोड़ के। बाकी रेलवे का कोई भी एग्जाम इससे कवर नहीं होगा, क्योंकि रेलवे में स्पेशली साइंस पूछी जाती है। ठीक, जिस भी एग्जाम में साइंस जीएस में आती होगी, आप सिलेबस देख लो एक बार, वो एग्जाम इससे कवर हो जाएगा। जहां साइंस अलग से पूछी जाएगी वो एग्जाम नहीं कवर होगा। जैसे रेलवे के एग्जाम हो गए, जैसे आप एनडीए देखें, एयरफोर्स देखें, आप बीएसएफ आरओआरएम देखें, आप देखें नेवी देख लो, कोस्ट गार्ड देख लो, वो सब इससे कवर नहीं होंगे भाई। सभी बच्चे या तो हिंदी में ही नोट बनाते होंगे या इंग्लिश में ही, आप परेशान ना हो। कुछ बच्चे समझते हैं कि दोनों लैंग्वेज लिखनी है, नहीं, आप जिस भी भाषा में पढ़ते हो उस भाषा में लिखिए, है ना। मैं तो दोनों तरह के बच्चों की वजह से लिखता हूँ। चलो भैया बहुत समझ में आ गया। अब इसके अनुप्रयोग देखिए, आप अवश्य ही कभी गए होंगे अपनी कार वॉश कराने। तो कार वॉश कराने में क्या होता है, मैं दिखाई देता हूँ आपको, अगर इसमें हुआ तो, अगर इसमें इंटरनेट चल रहा होगा तो अवश्य दिखाऊंगा मैं आपको, नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं है। कार वॉशिंग लिफ्ट, देखो जैसे आप अपनी कार वॉश कराने जाएं तो आपने देखा होगा कि आपकी कार को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है ऐसे, और नीचे से देखो जमीन में से प्लंजर निकलता है और पूरी कार को ऊपर उठा देता है कि नहीं है। अब मुझे बताओ जरा कि इस प्लंजर को, ये जो प्लंजर है, इसको नीचे से कौन उठा रहा है। तो अगर आप इसको खोद के देखेंगे जमीन में तो इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जमीन में कैसे होती है अंदर। दरअसल क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये जमीन के अंदर की बात है। आपको इतना हिस्सा दिखता है सिर्फ, देखो आपको यहां से ऊपर का दिखता है, ये सब जमीन के ऊपर है, ये सब जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा इस तरह से हम लिक्विड भर के रखते हैं, ये सब लिक्विड भरा होता है। और हमारी कार जिस पर खड़ी होती है ना, आपको ये दिख रहा था, ये ऐसे करके, ये जो प्लंजर है ना आपको यहां दिख रहा होता है, ये वाली चीज केवल आपको जब ये ऊपर निकलती है यहां से, मतलब ऐसे मान लो ऐसे करके निकल रही है, ये आपको जमीन के ऊपर सिर्फ दिखाई देती है। इस पे हमारी यहां कार होती है, ये वही कार है जो शादी होने के बाद आप लोगे। ये अबे दहेज में मत लेना, मतलब मैंने कहा खरीदोगे, तो ये कार आपको नजर आती है। अब ये सारा का सारा जमीन के अंदर सिस्टम होता है, इतना आपको सिर्फ जमीन के ऊपर दिखता है। अब ये क्या बवाल है भाई, यहां से इसको दबाया जाता है, दबाने से क्या होता है, पूरा फ्लूइड दबता है। आपको डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, बस आप समझ लो, आपसे इतना नहीं पूछेगा, इंजीनियरिंग नहीं पूछेगा आपसे, इंजीनियरिंग की बातें मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे इसको दबाएंगे तो दबने से क्या होता है, पूरा फ्लूइड इसको यहां ऊपर से दबाएगा,
भैया जी इसमें पास्कल के नियम का कहाँ इस्तेमाल है? देखो, अगर ये लिक्विड जो भी इसमें भरा हुआ है, द्रव जो भी भरा हुआ है, मान लो ऐसे प्रेशर लगा रहा है, यहां भी लगा रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, अगर ये चारों जगह समान दाब ना लगाए, मान लो ये यहां ज्यादा प्रेशर लगा दे, यहां कम प्रेशर लगा दे, तो क्या होगा? यहां से कार ज्यादा उठ जाएगी, यहां से कम उठेगी और कार पलट जाएगी। लेकिन देखो, हमने उसे सिर्फ एक छोटे से प्लंजर पे कैसे, इस पे हमने कितना भरोसा कर रखा है, हमने इस पे कितना भरोसा किया हुआ है ना, छोटे से प्लंजर की मदद से हर जगह प्रेशर इसने बिल्कुल सेम लगाया हुआ है। तो पास्कल साहब ने कहा कोई समस्या नहीं है, आंख बंद करके द्रव पे भरोसा करो और भाई साहब कार आपकी समान रूप से उठेगी, ना ऐसे उठेगी ना ऐसे उठेगी। तो सवाल आएगा कि बताइए जो द्रव चलित लिफ्ट होती हैं, सवाल आएगा द्रव चलित लिफ्ट किसका अनुप्रयोग है? तो आप कहेंगे कि पहला अनुप्रयोग पास्कल के नियम का है, वो है द्रव चलित लिफ्ट। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रव चलित लिफ्ट। सिर्फ आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि द्रव चलित लिफ्ट किसके अनुप्रयोग पर आधारित हो, तो आप कहेंगे किसके नियम पर आधारित है? आप कहोगे भैया पास्कल के नियम पर आधारित है। अब वैसे देखो, पता है अपने जीवन में आप उठा के देखो, इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल है हाइड्रोलिक्स का। इवन गांव में देखो, आज से आप 5, 7, 8, 10 साल पहले देखते होंगे तो जो ट्रॉली होती होंगे ना, जब मिट्टी भर के ट्रॉली को खाली किया जाता था तो 10-10 मजदूर लगते थे फावड़ा लेके उसको खाली करने में। लेकिन आजकल क्या होता है, ड्राइवर साहब एक लीवर पुश करते हैं और उसकी मदद से एक सिलेंडर निकलता है और सिलेंडर लिक्विड की मदद से उसको पूरा खाली कर देता है। देखिए आपने जेसीबी को देखो, इवन आपकी जो कार आजकल आ रही है ना, पहले कार कैसी होती थी, 10 बार मोड़ोगे ना तब जाके थोड़ी सी मुड़ती थी, आजकल हल्का सा स्टीयरिंग ऐसे करोगे टक से घूम जाती है। लेकिन वो सब चीजें पेपर में नहीं पूछी जाती। दूसरी चीज पेपर में क्या पूछी जाती है, पास्कल के नियम पर आधारित, ये है आपकी डिस्क ब्रेक। तुम बोलते हो उसको डिस्क, लेकिन ये होता है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का मतलब द्रव चलित ब्रेक, द्रव चलित ब्रेक। अब ये क्या बवाल है द्रव चलित ब्रेक? आपने अवश्य ही देखा होगा अपने बाइक में आजकल जो ब्रेक आते हैं उनमें क्या लगी होती है, एक डिस्क लगी होती है। अब वो डिस्क क्या करती है, डिस्क का मतलब जो पट्टी से एक वो लगी होती है, मैं दिखाई देता हूं आपको, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा डायग्राम से। डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक इन बाइक में दिखाते हैं, वैसे तो आजकल कारों में भी आ रहे हैं खूब। देखो इस तरह के ब्रेक आपने अवश्य देखे होंगे, ये है ना। तो ये क्या करते हैं डिस्क ब्रेक, देखो ये है डिस्क, ठीक है, जो पहिए पे लगी हुई होती है। अब ये डिस्क जो है, ये जैसे डिस्क है ना, ये डिस्क है मान लो, ये इस पैड से अटैच होती है, ये होता है एक पैड, ये डिस्क इस पैड से अटैच होती है और ये पैड इसको ऐसे पकड़ सकता है और छोड़ सकता है। अब ये किससे ऑपरेट होता है, आपका जो ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक के पास देखना एक डब्बी में एक लिक्विड भरा होता है, तो जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो वो लिक्विड आता है और इस पैड को दबा देता है। ये पैड दबेगा तो इस डिस्क को रोकेगा और ये डिस्क किससे रुक जाएगी, डिस्क अटैच है पहिए से, जब ये डिस्क रुकेगी तो पहिया अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी प्रणाली होती है। अब भैया इसमें पास्कल के नियम का कौन सी बात आ गई, पास्कल का नियम का क्या अनुप्रयोग है इसमें? देखिए अगर ये डिस्क जो है इस पैड से दब रही है, अगर ये पैड हर दिशा में समान दाब ना लगाए, मान लो यहां से ज्यादा दाब लगा दे और यहां से कम दाब लगा दे, तो क्या होगा, यहां से तो रुक जाएगी लेकिन यहां से नहीं रुकेगी, यहां से भागेगी। तो आपकी बाइक पता है कैसे रुकेगी, ऐसे कर करके। अगर ये समान रूप से दाब ना लगाए तो बिल्कुल भी बाइक आपकी यूनिफॉर्म नहीं रुकेगी, ऐसे करके रुकेगी, और ऐसे शायद कोई भी नहीं चाहता होगा। लेकिन द्रव पे आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, वो बिल्कुल समान दाब लगाएगा, बिल्कुल सेम प्रेशर लगाएगा हर दिशा में। इसलिए हम इसका इस्तेमाल आंख बंद करके कर लेते हैं। लेकिन आपसे इतनी बात नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या जो आपके द्रव चलित ब्रेक, डिस्क ब्रेक होते हैं, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी हम ये काम करते हैं पास्कल के नियम पे। तो जरा बताएंगे क्या आपको समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? देखो रामा मंडल जी, मैं आपको कई बार बहुत सारी बातें बता चुका हूं कि कृपया आप अपना डाउट बनाया करो जो डिस्प्ले पे लिखा है।
मैं मान सकता हूँ साइंस के विद्यार्थी होने के कारण आपकी बहुत सारी उत्सुकताएं हैं कि भैया ट्रेन में क्यों नहीं लगते हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं आता है और मैं उसे समझाने बैठ गया तो वो पूरी इंजीनियरिंग है। देखो थोड़ा बहुत आपको भरोसा हो गया होगा कि हाँ चीज़ें मुझे पता है, मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने में 1 घंटा भर लग जाएगा और फिजिक्स की क्लास चल जाएगी 4-5 महीने, और हमें सिलेबस कितने दिन में ख़त्म करना है, 20 दिनों में ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, हम टू द पॉइंट बातें कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया मोहम्मद अनस, प्रॉमिस, मज़ा आ गया, वेरी गुड। तो सिर्फ आपसे इतनी सी बात पूछी जाएगी कि द्रव चलित ब्रेक और डिस्क ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आप कहोगे जी पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो अब इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें बची हैं। अगली जो चीज़ हमें पढ़नी है, आप हेडिंग डाल लो अभी से ही, वो है उत्प्लावन बल। हालांकि मैं इसको आज शुरू नहीं करूंगा क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पास्कल का नियम है, भाई 15 मिनट तो चाहिए इसको पूरा समझने के लिए। अब पास्कल का नियम आज पढ़ाऊँ, अनुप्रयोग कल पढ़ाऊँ, तो फिर आप भूल भाल जाओगे। इसलिए आज इसको नहीं शुरू करेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इसको समझने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए। आपने देखो बहुत रटा होगा कि जो भाई जहाज होता है ना इतना भारी, वो तैर जाता है लेकिन कील डूब जाती है। आपने बहुत रटने की कोशिश की, इसके द्वारा हटाया गया पानी का आयतन, उसके द्वारा पानी का हटाया गया आयतन, लेकिन कभी समझ नहीं आया, और जब समझ नहीं आया तो वो याद भी नहीं हो पाया, और इस चक्कर में हमारा हमेशा क्वेश्चन गलत ही होता गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कल मुझे 20 मिनट आप दीजिएगा, 20 मिनट में इतना बेहतरीन आपको उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और जहाज का तैरना, कील का डूबना हल्की होने के बावजूद भी सब कुछ टक्क से समझ में आ जाएगा। तो अभी हेडिंग डाल लीजिए उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स, लेकिन डिस्कस इसके बारे में हम लोग कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से आप सभी इसको बेहतर तरीके से रिवाइज करना, जितना हमने सीख लिया है। कल हम कहानी शुरू करेंगे अपनी बायोंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल से। ठीक है भैया जी, बिल्कुल भैया, दिल्ली पुलिस हो जाएगा। और मैं अब देख रहा था बीच बीच में कमेंट आपके सीजीएल हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा। मैं वो कमेंट आपके नहीं ले पाता हूँ, जब मैं थोड़ा फ्लो में होता हूँ तो मैं बीच में कमेंट नहीं लेता, ताकि फ्लो ना टूटे आपका भी और मेरा भी। तो उम्मीद है कि आपको द्रव का दाब, घनत्व और पास्कल का नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए मेरा उद्देश्य होता है कि मेरी कोशिश होती है जैसे 20 क्लास में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन 20 की जगह मान लो कभी कभी 22-23 भी लग जाते हैं। जब मुझे लगता है कि भाई एक टॉपिक भाई बहनों को नहीं समझ में आया है तो मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि धीमे चलने से, 2 बार एक्सप्लेन करने से, 3 बार एक्सप्लेन करने से 3-4 क्लास बढ़ जाएंगी, कोई बात नहीं है। 20 की जगह ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस 22-23 क्लास में हो जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि आगे कभी आप मेरी क्लास में आओ तो आपको ऐसा लगे ही ना कि आप कुछ नया सीख रहे हो, आपको लगे कि बस हम तो रिवाइज कर रहे हैं। आपसे कोई छोटा भाई बहन आके ये सब कहाँ के कॉन्सेप्ट हैं, 9, 10, 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट है, थोड़े थोड़े से आपसे कोई पूछे तो कम से कम आप उसे समझा तो सकें, इस लायक आप बन जाएं। पेपर में सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, आप करने लायक बन जाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि हम चाहे स्लो चल लेंगे, 2-4 क्लास फालतू लग जाएंगी, लेकिन भाई सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही होंगी। बाकी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ध्यान बिल्कुल एग्ज़ाम पे उस तरीके से रखो जिस प्रकार से अर्जुन का जो ध्यान था वो चिड़िया की आंख पर था। मतलब ये अगर हम सुन के इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर हम सोचें इस बारे में तो सच में बहुत बड़ी बात है ये। देखो आपने पढ़ा भी होगा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप कोई सपना देखते हैं ना तो सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, उस सपने को अपने खून में घुसाओ। बिल्कुल कैसे घुसाना है, आपको सोते, पढ़ते, खाते, उठते, बैठते, लेटते वही सपना बार बार दिमाग में आना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हम अपने टारगेट से संबंधित कितने काम कर रहे हैं और कितने ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें हमारे टारगेट से दूर लेके जा रहे हैं। तो अवश्य ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अपने सपने में रमे हुए होंगे, और जब तक देखो आप रमोगे नहीं ना, आज आपको ना समझ में आए, हो सकता है 6 महीने, साल भर में ये बात समझ में आएगी, जब सिलेक्शन नहीं होगा, जब पेपर में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन आएगी जरूर। जब तक आप अपनी पढ़ाई का, जब तक आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई को नहीं देंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छे से अपना एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई को देना है, अगर आपने पढ़ाई के लिए समय निकाल लिया है। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।